नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और नैतिक मूल्यों के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता हमें सोचने, सवाल करने और मन को खुला रखने के लिए प्रेरित करती है। उत्तराखंड में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू होने के साथ ही इसे लागू करने वाले राज्यों की संख्या 17 हुई। देश में अब तक 2,56,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देर रात तक चलने वाली पार्टियों और विवाह समारोहों में अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति को समझने और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ के सिलसिले में कल गुजरात के साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। देश भर में महाशिवरात्रि धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और क्रिकेट में दिल्ली में एक दिवसीय विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में गुजरात ने उत्तर प्रदेश के सामने 185 रन का लक्ष्य रखा। एक अन्य सेमीफाइनल में मुंबई ने कर्नाटक को 323 रन का लक्ष्य दिया। दोपहर समाचार में अतः सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि के लिए है और ये पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी। इस पहल को दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। श्री मोदी आज स्वामी चिदभवानंद जी की श्रीमद् भगवद गीता के संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं। Our scientists work in a quick time to come out with vaccines, and now India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान दुनिया को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में बेहतरीन जीवन दर्शन मिला। उन्होंने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म करना है जो हमारे दिमाग को खुला रखता है। नेवर फॉरगेट द फेमस वर्ड कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. It will free our mind from fear of failure and put our focus on our action. The chapter on Jnana Yoga deals with the importance of true knowledge. Bhakti Yoga teaching us the importance of devotion. It touched upon in one of the chapters. Every chapter has something to offer to cultivate a positive frame of mind. प्रधानमंत्री ने कहा कि पुस्तकें युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हो रही हैं, इसलिए ये प्रयास गीता के महान विचारों को युवाओं में लोकप्रिय बनाएगा। उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया कि वे श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को अपनाएं क्योंकि ये व्यवहारिक और भरोसेमंद है। श्री मोदी ने कहा कि ये संस्करण शाश्वत गीता और गौरवशाली तमिल संस्कृति के बीच संपर्क को भी मजबूत करेगा। बड़ी संख्या में तमिल प्रवासी भी इसके माध्यम से गीता को पढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि तमिल प्रवासियों ने कई क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है और उन्होंने तमिल संस्कृति को अपनाए रखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अनुसंधान, कौशल और विशेषज्ञता पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना है। ये प्रणाली वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी और तर्कसंगत है। अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि नई शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है, जिससे भारतीय संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नीति के लागू हो जाने से आधुनिक ज्ञान और शिक्षा के एक नए युग का उदय होगा। इससे अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों का एक ऐसा दल बन सकेगा जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। The educational scenario in our country and the implementation of the new policy. The new policy seeks to implement a modern education system based on research, skill and acumen relevant to the evolving needs of the present. At the same time, it would also include within its domain our rich cultural heritage in consonance with the futuristic outlook. राष्ट्रपति ने अपना भाषण तमिल भाषा में शुरू किया, जिसमें उन्होंने इस पुरातन भाषा की तारीफ भी की। इस अवसर पर उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जैसे महान व्यक्तियों को याद किया। राष्ट्रपति ने उन छात्राओं को बधाई दी जिन्हें उन्होंने आज स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि देश की बेटियां बुलंदियों को छू रही हैं। 17 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था शुरू कर दी है, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है। जिन राज्यों ने राशन की ये व्यवस्था लागू की है, उन्हें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25% अतिरिक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने इन 17 राज्यों को 37,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वितों को उचित दर की दुकानों से राशन मिलना सुनिश्चित होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 2,56,85,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल 13,17,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच 18,000 से अधिक रोगियों के कल ठीक होने के साथ कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.92% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1,09,38,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,89,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल 22,854 नए मामलों की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने बताया है कि कल एक ही दिन में इस संक्रमण से 126 मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,58,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। विभिन्न प्रयोगशालाओं में कल 7,78,000 से अधिक कोविड जांच की गई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 22,48,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को आज कोविड का पहला टीका लगाया गया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें ये बताने में खुशी हो रही है कि उनकी मां ने आज कोविड का पहला टीका लगवाया है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के लोगों की मदद करें और उन्हें टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने आज चेन्नई के ओम नदरूर सरकारी अस्पताल में कोवैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु और गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टीका लगवाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ये टीका निःशुल्क उपलब्ध है। कर्नाटक सरकार ने विशेषकर बेंगलुरु शहर के आसपास कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देर रात पार्टियों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि भीड़-भाड़ के कारण इन जगहों पर संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि शादी समारोहों और इस तरह के अन्य समारोहों में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने को रोकने के भी उपाय किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में कल 760 नए मामले सामने आए, 331 रोगी स्वस्थ हुए और 6 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है।
दुबई से हाल ही में शिवमोगा लौटे एक व्यक्ति में कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वायरस के लक्षण पाए गए हैं। राज्य में कल तक 11,34,295 लोगों को टीके लगाए जा चुके थे। इनमें से 1,88,764 लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड रोकथाम को लेकर यदि लोगों की लापरवाही और आदतों में सुधार नहीं हुआ तो सरकार कई क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होगी। वे आज मुंबई के जेजे अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस बीच राज्य के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कोविड मामलों में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर लॉकडाउन चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों के कारण नागपुर के अभिभावक मंत्री नितिन राउत ने एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नागपुर में पिछले साल 11 मार्च के दिन पहला कोविड मरीज मिला था और उसके बाद एक साल में 1,62,000 से ज्यादा मरीज मिले और उनमें से 1,45,000 मरीज ठीक हुए। लेकिन पिछले साल नवम्बर में स्थिति में सुधार के आसार नजर आने के बाद पिछले कुछ दिनों से स्थिति काफी खराब हो रही है। उन्होंने लोगों के कोविड रोकथाम के प्रति रवैये के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर में आंशिक लॉकडाउन को लोगों ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और कुछ जगहों पर पॉजिटिव मरीज भी खुले घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण कड़े कदम उठाते हुए प्रशासन ने एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है और इसके अवधि के बारे में स्थिति का ब्यौरा लेकर निर्णय लिया जाएगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 194 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य कोविड बुलेटिन के अनुसार इस दौरान 116 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 98.83% हो गई है। राज्य में 1,800 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 700 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस बीच 3 और व्यक्तियों की कोविड और इसी प्रकार की अन्य बीमारियों से मौत हुई है। कुल मिलाकर राज्य में अब तक 1,649 लोगों की इस रोग से मृत्यु हुई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 6,58,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए हैं। इनमें 1,21,000 लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। राज्य में अब तक 3,71,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इस बीच ब्राजील में कल एक ही दिन में 2,000 से अधिक लोगों की कोविड से मौत हो गई। अमेरिका के बाद वहां इस वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में अब तक 2,68,370 लोगों की कोविड से मौत हुई है। बुधवार को ब्राजील में 79,876 नए मामले सामने आए। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अधिक संक्रामक वेरिएंट के कारण स्थिति और खराब हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने ब्राजील में स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि आसपास के क्षेत्रों में भी संक्रमण बढ़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और नैतिक मूल्यों के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता हमें सोचने, सवाल करने और मन को खुला रखने के लिए प्रेरित करती है। उत्तराखंड में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू होने के साथ ही इसे लागू करने वाले राज्यों की संख्या 17 हुई। देश में अब तक 2,56,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देर रात तक चलने वाली पार्टियों और विवाह समारोहों में अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति को समझने और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में कल गुजरात के साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। देश भर में महाशिवरात्रि धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और क्रिकेट में दिल्ली में 1 दिवसीय विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में गुजरात ने उत्तर प्रदेश के सामने 185 रन का लक्ष्य रखा। एक अन्य सेमीफाइनल में मुंबई ने कर्नाटक को 323 रन का लक्ष्य दिया। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबिहाड़ा के कंडीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने कल शाम एक संयुक्त अभियान चलाया।
पुलिस को एक खास इतला मिली कि एक ठिकाने पर जो आतंकवादियों ने अपने छुपने की जगह बना रखी है वहां पर उनकी मौजूदगी है। इस बना पर पुलिस और आर्मी ने मिलकर के ऑपरेशन लॉन्च किया, जो रात को अंधेरे की वजह से कुछ देर के लिए सस्पेंड करना पड़ा। आज सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी मारे गए हैं। दोनों का संबंध जो है वो लश्कर मुस्तफा, जो जैश-ए मोहम्मद का एक लोकल नया आउटफिट तैयार किया, उसके साथ है। काफी मकदार में असला और अम्यूनिशन भी इसमें पकड़ा गया है और इस ऑपरेशन के साथ इस इलाके में एक बड़ी कामयाबी है और लोगों के लिए एक राहत की बात है कि जो लोग परेशान थे लोगों की आतंकी कार्रवाइयों से, उनके लिए राहत मिलेगी। मुठभेड़ जारी है। इस बीच एहतियात के तौर पर अनंतनाग जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। असम और पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन है। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का भी आखिरी दिन कल होगा। इसके अलावा इन राज्यों में तीसरे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी कल शुरू होगी। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एक ही दिन होने वाले चुनाव के लिए भी कल अधिसूचना जारी की जाएगी। असम में 47 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 27 मार्च को प्रथम चरण के दौरान मतदान होगा, जबकि इसी चरण में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इन दोनों राज्यों में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को असम के 39 विधानसभा क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इन दोनों राज्यों में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, जब असम के 40 विधानसभा क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के 31 विधानसभा क्षेत्रों मतदान होगा। इसी दिन केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ केरल और तमिलनाडु में भी मतदान होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 206 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुल 222 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, इनमें से 16 अवैध पाए गए। इस चरण में इस महीने की 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। जौनपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल कुमार और बाघमुंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार शंकर कुमार का नामांकन निरस्त हो गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता स्थित एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल नंदीग्राम यात्रा के दौरान वे घायल हो गई थी। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनके पैर की एड़ी और बाजू की हड्डियों में चोट लगी है। उन्हें 48 घंटे के लिए निगरानी में रखा गया है। राज्य सरकार ने उनके इलाज के लिए 9 वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम गठित की है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह की किसी भी घटना से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मनोबल नहीं टूटेगा। पार्टी का आरोप है कि नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में जब वे लोगों से बातचीत कर रही थीं, उस समय उन पर हमला किया गया। बिरुलिया बाजार का इलाका पूर्वी मेदिनीपुर में है। इस बीच पूर्वी मेदिनीपुर जिला पुलिस ने आज सुबह इस घटना से संबंधित प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने कल अपने उम्मीदवारों की साझा सूची जारी की। इस चुनाव में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी 171 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 20 सीटें मुख्य सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को दी गई है तथा 23 सीटें पीएमके पार्टी को आवंटित की गई हैं। तेलंगाना में राज्य विधान परिषद के 2 ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्रों में 14 मार्च को मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए प्रचार चरम पर है। इस चुनाव में 160 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 वर्तमान सदस्य शामिल हैं। 90 उम्मीदवार महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्रों से, जबकि 70 उम्मीदवार वारंगल, खम्मम, नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्रों से हैं। इसमें 10,36,000 ग्रेजुएट मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य के 21 जिलों में 1,530 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के साबरमती आश्रम से 75 सप्ताह तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में इन समारोहों के कवरेज के लिए विस्तृत योजना बनाई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार गुजरात में आयोजित उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण करेंगे।
सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सांबा जिले, बंगलुरू, पुणे, भुवनेश्वर, मोइरांग और पटना में प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। वे शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता के अमृत दिवस समारोह के सिलसिले में नागालैंड में भी कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो राजधानी कोहिमा में कल आयोजित एक समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवक केंद्र के 150 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा एक मार्च का आयोजन किया जाएगा। कोहिमा में समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मैच में गुजरात के 185 रनों के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक उत्तर प्रदेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना लिए थे। नई दिल्ली में खेले जा रहे इस मैच में गुजरात ने उत्तर प्रदेश द्वारा अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष करते हुए 48 ओवर और 1 गेंद पर 184 रन बनाए। यश दयाल ने उत्तर प्रदेश के लिए 3 विकेट लिए, जबकि हेत पटेल ने गुजरात के लिए 60 रन बनाए। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। नई दिल्ली में ही खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई द्वारा बनाए गए 322 रनों के जवाब में कर्नाटक ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए थे। मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने 122 गेंदों में 165 रन की पारी खेली। कर्नाटक के लिए विजय कुमार व्यशक ने 4 विकेट लिए। इससे पहले कर्नाटक ने टॉस जीता और क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। चैंपियनशिप का फाइनल 14 मार्च को खेला जाएगा। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः उत्तर प्रदेश में आज लाखों श्रद्धालु विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान और भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज माघ मेला 2021 का समापन भी हो रहा है। प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्त गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद भक्त शिव मंदिरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों मनकामेश्वर, सोमेश्वर और नागवासुकी मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। इस स्नान के साथ ही पिछले लगभग 2 महीने से संगम पर चल रहा माघ मेला आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। इस बीच वाराणसी में शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और वो स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें गर्भगृह के चारों दरवाजों को छूते हुए पूजा करने की इजाजत दी गई है। ऐसा कोरोना संक्रमण के चलते जारी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हरिद्वार में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आए भक्तों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। आज विभिन्न अखाड़ों का पहला शाही स्नान भी है। हर की पैड़ी को शाही स्नान के लिए आरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हरिद्वार पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट। करीब 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक महाशिवरात्रि के पर्व पर पवित्र गंगा के जल में डुबकी लगाई है। इस बीच जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवान अखाड़ा के साधु संतों ने हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई, जबकि बाकी अन्य अखाड़ों के साधु संत बारी बारी से जुलूस रूप में गंगा तट पहुंचकर पवित्र जलधारा में डुबकी लगाने वाले हैं। शाही स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। हरिद्वार में 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ और 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ लगता है। कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उज्जैन में जिला प्रशासन और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को भव्य रोशनी से सजाया गया है। प्रातःकाल भस्म आरती केवल पुजारियों की उपस्थिति में की गई। कोविड के चलते सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। केवल 25,000 भक्त जिन्होंने दर्शन की प्री बुकिंग की है उन्हें ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए फेस मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतलों की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था त्रिवेणी संग्रहालय के पास की गई है। महाकालेश्वर मंदिर उन 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि का पर्व हेरथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिन का ये पर्व कल शुरू हुआ था। महाशिवरात्रि, जिसे कश्मीर में हेरथ के नाम से जाना जाता है, कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ वटकनाथ पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडित समुदाय को हेरथ महोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की है कि त्योहार सुख और समृद्धि प्रदान करें और आने वाले समय में सबों की आकांक्षाएं पूर्ण हों। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। महाराष्ट्र में कोविड महामारी की रोकथाम और मंदिरों में भीड़ भाड़ से बचने के लिए कई स्थानों पर महाशिवरात्रि यात्रा स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लोगों से घर पर ही महाशिवरात्रि पर्व मनाने का आग्रह किया है। हर साल महाराष्ट्र में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड महामारी के कारण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक परली बैजनाथ का वैद्यनाथ मंदिर और पुणे के भीमाशंकर मंदिर पूजा के बाद आधी रात को बंद कर दिए गए हैं। राज्य में कल एक दिन में 13,659 नए मामले पाए गए, जबकि 54 मौतें दर्ज की गई है और एहतियात के तौर पर सरकार ने यात्रा करने के लिए आम जनता को अनुमति नहीं दी है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों के इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान में हल्के बादल रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कोलकाता में भी आंशिक बादलों के साथ अधिकतम तापमान के 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में आमतौर से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में 7 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गिलगित में हल्की बर्फबारी हो सकती है और तापमान के 7 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद के आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और नैतिक मूल्यों के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता हमें सोचने, सवाल करने और मन को खुला रखने के लिए प्रेरित करती है। उत्तराखंड में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू होने के साथ ही इसे लागू करने वाले राज्यों की संख्या 17 हुई। देश में अब तक 2,56,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देर रात तक चलने वाली पार्टियों और विवाह समारोहों में अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति को समझने और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में कल गुजरात के साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। देश भर में महाशिवरात्रि धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और क्रिकेट में दिल्ली में एक दिवसीय विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में गुजरात ने उत्तर प्रदेश के सामने 185 रन का लक्ष्य रखा। एक अन्य सेमीफाइनल में मुंबई ने कर्नाटक को 323 रन का लक्ष्य दिया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।